हेलो स्टूडेंट। आप सभी का इंग्लिश भाई अतुल सर पर स्वागत है। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेशन होने वाला है। फटाफट सभी लोग लाइव हो। जितने लोग भी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं वो फटाफट लाइव हो जाए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सेशन होने वाला है। आयुष, दिग्विजय और लोग भी फटाफट लाइव हो जाएं। जल्दी जल्दी सब लोग, जितने लोग भी आज की क्लास में जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का इंग्लिश बाई अतुल सर पर स्वागत है। अब आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर आपका ग्रुप बन गया है, इंग्लिश बाई अतुल सर के नाम से ही है। और इस ग्रुप में जुड़ने पर आप सभी को जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, जैसे कि क्लास के, लाइव क्लास के, या फिर किसी भी कंटेंट के, या फिर प्रैक्टिस सेट के, वो सभी नोटिफिकेशन हम इसी ग्रुप में डालते हैं। और आप हमें इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। लेकिन एक बात आप लोग करनी है कि ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप प्रेशर में आके न करें। आपको कंटेंट एक बार देखने पे समझ में आता है, या आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। क्या मेरी आवाज, ये व्हाइट बोर्ड, ये सब कुछ ओके है? तो सभी लोग इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इस YouTube चैनल को भी आप अच्छे से उसको शेयर करेंगे। और मैंने आपको केवल एक ही चीज कहा है, और वो क्या है कि हमारे हर एक कंटेंट पर को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक शेयर पर डे हमारा होना चाहिए, हमारे कंटेंट। ये आपकी केवल मात्र ये गुरु है, ये आपकी केवल फीस है। फटाफट सभी लोग लाइव हो। हेलो दीदी, ठंड कैसी चल रही है आपकी तरफ? फटाफट बताएं, क्योंकि थोड़ा सा शहरों में तो बंद कमरों में स्थिति फिर भी ठीक है नहीं। बिल्कुल दीदी बॉय। हाँ, सभी लोग दूध की चुस्की लें, साथ साथ अच्छे से सेशन का एंजॉय करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप दिखाएं। चलिए, आज आपका बिल्कुल इस ठंड में समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और जो आज का टॉपिक है कि इसके पहले हम लोगों ने वर्ब के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। जितना आपके लेवल का है उससे कहीं ज्यादा हमने आपको वर्ब के थ्योरी के जितने भी की पॉइंट थे हमने आपको दे दिए। आज चलते हैं, कुछ हम लोग वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं। वर्ब की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करें, और आज का ये सेशन भी स्टार्ट हो उसके पहले हम जानते हैं कि हम सभी किसी क्वेश्चन के माध्यम से स्टार्ट होता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, द गैलरी has over 100 paintings
these during the last 100 years. क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से आप लोग पढ़िएगा, पहले कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम अब इसके ऑप्शन को लिख रहे हैं, यहाँ फिलर के रूप में ये क्वेश्चन है, और फिर क्या करना है वह आपको यहाँ से ऑप्शन में मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आप क्लियर करेंगे। यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है हैड कलेक्टेड का, सेकंड ऑप्शन मिल रहा है हैज कलेक्टेड का, थर्ड ऑप्शन मिल रहा आपको मिल रहा है हैड कलेक्टेड का, और फोर्थ आपको मिल रहा है नन। क्वेश्चन आप बड़े प्यार से समझिए पहले। द गैलरी हैज ओवर 100 पेंटिंग्स, these dot dot during the last 100 years. बिल्कुल बिल्कुल खुशबू, विदाउट हेजिटेशन। चलिए फिर से क्वेश्चन पे आप समझ लीजिए। द गैलरी हैज ओवर 100 पेंटिंग्स, these dot dot during the last 100 year। कोई बात नहीं, ग्रामर तो सबकी एक होती है खुशबू, चाहे वो कक्षा 8 की हो या कंपटीशन लेवल की हो। यही ये जो ग्रामर आप पढ़ रहे हो यही कंपटीशन तक भी पूछा जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूपी टेट के एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर शेयर किया था, और आपने देखा था कि जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था वो क्वेश्चन, वो तो यूपी टेट का क्वेश्चन था। तो कंपटीशन की जो आपको ग्रामर होती है वही आपकी ग्रामर एकेडमी की भी होती है, और एकेडमी की ग्रामर क्लास जो जूनियर की है, हाई स्कूल की है, इंटर की है, यही सब कुछ है। ओके, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि द गैलरी हैज ओवर 100 पेंटिंग, सब्जेक्ट गैलरी है, हैज का यहाँ का मतलब जब मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल एच का फार्मूला ये होता है कि ट्रिपल एच अर्थात हैज, हैव और हैड, ये तीनों हमारे साथ हमेशा वी का 3 लेके चलते हैं, अर्थात इनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेकिन यहाँ हैज और 100 होता है, एक कंडीशन और ट्रिपल एच की होती है, जब इसके बाद कोई नाउन आता है तब इनका अर्थ जो होता है, ये इनके बाद क्या है, नाउन आया, और नाउन के साथ में जब ये आते हैं तो ये पोजीशन स्पष्ट करते हैं। पोजीशन का मतलब अधिकार ले आते हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं, अधिकार दिखाते हैं। तो यहाँ नाउन आया है, हैज ओवर 100 पेंटिंग्स। हाँ, गैलरी में 1000 पेंटिंग्स, 100 नहीं 1000 पेंटिंग्स हैं। These dot dot during the last 10 year, इनको पिछले 100 वर्षों में किया गया था। क्या हैव कलेक्टेड किया गया था, हैज कलेक्टेड किया गया था, हैड कलेक्टेड किया गया था, या नन? अब आंसर करें, पहले क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझे। हैज कलेक्टेड, कुछ कह रहे हैं हैड कलेक्टेड, बी, जैसे आप लिटरेचर जब पढ़ते हो ना, तो जो पार्ट का टाइटल होता है, जो राइटर होता है, उसको भी बड़े जल्दी से आपको रट जाता है, राइटर का नाम भी बहुत जल्दी रट जाता है। लेकिन ये ग्रामर है, ग्रामर तो सिद्धांतों पे चलता है, मैथ है। आप कितना इज्जत दे रहे हो, ए को भी आप इज्जत दे रहे हो, बी को भी इज्जत दे रहे हो, सी को भी इज्जत दे रहे हो, डी को भी इज्जत दे रहे हो। कितना भिन्न भिन्न आंसर आ रहा है, और कंपटीशन कितने लोगों का है इसमें, केवल अभी 20 से 25 लड़कों का कंपटीशन है। हैड कलेक्टेड, कुछ लोग हैज कह रहे हैं, कुछ हैव कह रहे हैं, कुछ हैड कह रहे हैं। काजल हैड कलेक्टेड। अच्छा एक चीज अब बताइए, ये बीज आया किसके लिए है, ये बीज है क्या?
सेंटेंस में दीज जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है? The gallery has over 100 paintings. दीज, ये दीज किसके लिए आया है? फटाफट बताएं। अगर ये आपने बता लिया तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले गए। ये दीज किसके लिए आया है? द गैलरी हैज ओवर 100 पेंटिंग्स। गैलरी में सॉरी 1000 पेंटिंग है। दीज ये ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर ये कुछ की गई है। तो ये जो शब्द है ये किसके लिए आया है? ये क्या है? बिल्कुल आकाश, क्या बात है। ये हमारी क्या है? 1000 पेंटिंग्स है। अब पेंटिंग हमको आप बताइए कि पेंटिंग जो है वो कुछ काम कर सकती है क्या? हाँ, प्रोनाउन तो है बेटा, प्रोनाउन तो है, बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन हमको ये बताइए, मैं आपके पास जाऊं और आपके घर पर पहुंचूं और आप कोई कुर्सी लेके आओ, मुझे दो। अब मैंने उसको कहा कुर्सी टूटी है, तो आपको एक चीज बताइए, क्या कुर्सी अपने आप को तोड़ लिया है कि किसी ने उसे तोड़ा है? कुर्सी अपने आप टूट गई है, उसे किसी ने तोड़ा है? अनमोल ने उत्तर दिया किसी ने तोड़ा है। निर्जीव वस्तु अपने से काम नहीं कर सकती, ये पहला कॉन्सेप्ट है। कोई भी लाइफलेस थिंग्स जितनी भी होती हैं एक्स वाई जेड, वो कोई भी एक्शन नहीं कर सकती। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। तो कोई भी लाइफलेस थिंग अपने से कार्य नहीं कर सकती, उनको क्या किया जाता है? उनको करवाया जाता है किसी के द्वारा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो आपके लाइफलेस थिंग जब सब्जेक्ट के रूप में डिनोट होते हैं तो 100% यह चीज जान लीजिएगा, वह सेंटेंस जो होगा वो पैसिव में जाएगा। कुर्सी टूटी नहीं थी, कुर्सी को तोड़ा गया था। और जब वाक्य पैसिव होगा तो पैसिव की क्या एक भी ऑक्सिलरी आपको हैज, हैव, हैड में दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ जो है दीज आया है और दीज के लिए हम प्रेजेंट में हैज या हैव में से अगर चूज करना पड़ेगा तो हमको हैव लिखना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा दीज हैव बीन कलेक्टेड। इन पेंटिंग्स को इकट्ठा किया गया था ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर। पिछले 100 सालों में इनको इकट्ठा किया गया था। कलेक्ट माने इकट्ठा करना। और अभी क्या सेंस लिख रहा था कि द गैलरी हैज ओवर 100 पेंटिंग्स। आपके उत्तर से इस गैलरी में 1000 के आसपास में पेंटिंग्स हैं और ये पेंटिंग आपने इकट्ठा ये खुद कर रही है। इनमें से कोई भी अगर आप करेंगे तो ये इकट्ठा कर रही थी, जबकि सेंस क्या होना चाहिए? वो इकट्ठा उनमें करवाया जा रहा था किसी के द्वारा। और जब किसी के द्वारा कोई काम होता है वह वाक्य हमारा एक्टिव नहीं होकर पैसिव हो जाता है। तो यहाँ जो आंसर आपका होगा वो नन होगा, यहाँ आएगा हैव बीन करेक्टेड। वर्ब का आपको कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन कैसा लगा? पहले क्वेश्चन पर यह ध्यान रखें कि पूरी तरह आप आश्वस्त हो गए। आपके मन में कोई डाउट हो तो तुरंत पहले पूछ ले।
कोई भी लाइफलेस थिंग अपने से कोई काम नहीं कर सकती, उसको करवाया जाता है। ये दीप जो था वो पेंटिंग्स को डिनोट कर रहा था, पेंटिंग अपने से कोई काम नहीं कर सकती। 1000 जो पेंटिंग्स हैं इनको इकट्ठा की गई थी, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन करेक्ट। अब क्लियर हो गया? एक गैलरी में क्या थी, 1000 पेंटिंग थी, और वो पेंटिंग जो है उनको इकट्ठा की गई है कि वो पेंटिंग खुद इकट्ठा हो गई है? की गई है। अब जब वो इकट्ठा की गई है तो वाक्य हमारा पैसिव में जाएगा, और पैसिव के लिए हम हैज, हैव, हैड के साथ में बिन का यूज करते हैं। एक बात क्लियर हुई? ये भैया पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, तो क्या दूसरा टेंस, दूसरा जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट में तो होगा नहीं। इसका मतलब ये हैड वाला तो पहले कट गया था, अब बचा था हैज बीन और हैव। तो हैड और हैव दोनों ये एक्टिव में थे, जो ही हैड बीन आपने यूज किया आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। ओके, नमस्ते नमस्ते अंतेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है that black crow sitting on the branch flew away। इस सेंटेंस को हमने चार पार्ट में क्लियर कर लिया है, और जो चार पार्ट इसके हो गए, दैट ब्लैक क्रो आपका ए पार्ट है, सिटिंग ऑन द ब्रांच आपका बी पार्ट है, फ्ली अवे आपका सी पार्ट है, और नो एरर आपका डी पार्ट है। इस पार्ट में एरर है, फटाफट आंसर करेंगे। दिग्विजय ए, आकाश पटेल ए, अनमोल ए, जिद्दी का ए, यश का ए, खुशबू का भी ए। किसी को कॉपी नहीं करेंगे, आप लोग कॉपी जरूर करते हो, ये गलत है। एक बार क्वेश्चन को प्यार से पढ़ते हैं। दैट ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच फ्ली अवे, नो एरर। सुहानी द होगा, द बेटा होगा, लेकिन यहाँ जो दैट लिखा है वो भी सही है, द तो होता है, क्योंकि द का जो कार्य यहाँ पे है वही कार्य तो दैट भी कर रहा है। अंकित का सी, अनमोल का ए। बड़े प्यार से ए पार्ट में दैट ब्लैक प्रो, हमको तो नहीं लगता कि इसमें कुछ गलती है। सिटिंग ऑन द ब्रांच बी पार्ट में थोड़ा सा सोचा जा सकता है, फ्लू अवे, नो एरर। फटाफट आंसर करिए, जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। फिर से आप लोग चलिए फटाफट बता रहे हैं। जो अनिरुद्ध का आंसर आ रहा है, मोल का हो, सिद्धि का, रिंकू का, दिग्विजय का, गुड गुड, आकाश पटेल का। चलिए, अब कुछ लोग जो प्यार से पढ़े हैं तो निश्चित तौर पे आंसर सही जगह पहुंचा है। देखते हैं कि सेंटेंस सही है या गलत।
देखो, आपको बड़े बेसिक से सारी चीजें जाननी है, तो ये ध्यान में रखिए कि किसी भी सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है, पहला जो रूल होता है वो क्या होता है, एस एस पी टी का रूल। हमने बेसिक में एक क्लास में बताया था, जिसका मतलब ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, एक से प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। बताया कि नहीं बताया? क्लियर करिए फटाफट, जानते हैं नहीं जानते? काजल का उत्तर आया तो बिल्कुल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की तलाश होती है, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है वो आप बताएं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है? फटाफट स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है? दैट ब्लैक क्रो, दैट ब्लैक क्रो, दैट ब्लैक क्रो, ब्रांच तक, पूरा ब्रांच तक सर। ठीक, चलिए आइए इस पूरे सेंटेंस को क्लियर करते हैं। अगर हम यहां से इसके सब्जेक्ट की तलाश करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक, फ्लू अवे से लेके ये आपका पार्ट प्रेडिकेट है, कैसे है ये भी क्लियर करते हैं। अगर हम इस साइड से, अर्थात हम पूरे सेंटेंस को देखें, तो ये जो क्रू है ये हमारा है नाउन, और सब्जेक्ट का कार्य करता है कौन? सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन का। बिल्कुल, तो हमारा ये जो पार्ट है कि ये शब्द हमारा आ गया नाउन, और इसको हम किताब की भाषा में बोलते हैं हेड वर्ड। क्या बोलते हैं? हेड वर्ड। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा होता है, सब्जेक्ट के रूप में आया नाउन, ये नाउन है, नाउन हेड वर्ड का। अब ये बात क्लियर हो गई। तो नाउन के पहले आया है ब्लैक, तो ब्लैक हमारा क्या होगा? नाउन के पहले आया है ब्लैक, तो ब्लैक क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि किसी भी नाउन के पहले आने वाला जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है। और भैया फिर से एक और शब्द आ गया है, तो ये शब्द क्या होगा? दैट क्या है वो बताएंगे। दैट क्या है? फटाफट आंसर करेंगे। डिटरमिन। बेटा वो भी एडजेक्टिव होता है, नाउन के पहले एक, दो, तीन जितने भी शब्द आएंगे वो सबके सब एडजेक्टिव होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि नाउन के पहले जो पहला एडजेक्टिव होता है वो डिटरमिनर कहलाता है, और दूसरा एडजेक्टिव जो होता है वो क्वालिफायर कहलाता है, लेकिन होते एडजेक्टिव होते। ये क्वालिफायर नाम जरूर दिया गया है, डिटरमिनर नाम जरूर दिया गया है, लेकिन ये दोनों कार्य किसका करते हैं? एडजेक्टिव का ही कार्य करते हैं। क्योंकि इनकी प्लेस अलग अलग है इसलिए नाम अलग अलग, लेकिन यह बात एकदम 100% क्लियर है कि किसी भी नाउन के पहले एक, दो, तीन, चार शब्द भी आ सकते हैं, और जितने भी शब्द आएंगे वो सबके सब एडजेक्टिव कहे जाएंगे। क्लियर? किसी भी नाउन के पहले जितने भी शब्द आएंगे वो सबके सब एडजेक्टिव होंगे, और इनकी प्लेस वैल्यू से इनका नामकरण होता है। यहाँ जो दो, अगर दो एडजेक्टिव आते हैं तो जो पहला एडजेक्टिव होता है उसे हम बोलते हैं डिटरमिनर, और दूसरा होता है क्वालिफायर। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक, अब आ जाए कि ये पार्ट।
अप्रूव के बाद एक और आपको पार्ट मिल रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है, सिटिंग। सिटिंग बैठा हुआ है, अर्थात ध्यान रखेंगे ये आपका वर्ब प्लस आईएनजी, और जब वर्ब की प्लस आईएनजी फॉर्म जो होती है किसी नाउन को डिनोट करता है, किसी नाउन को परिभाषित करता है, सॉरी किसी नाउन को विशेषता बताता है, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। और ऐसे एडजेक्टिव को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी एडजेक्टिव का कार्य है, लेकिन ये कई शब्दों को साथ में आया है, तो ऐसे पूरे ग्रुप को हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। ऐसे पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये पार्ट आपका हुआ फ्लू अवे, ये पूरा हुआ सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के पार्ट में ये आपका आया वर्ब, और वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है, अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म इक्वल टू सिंपल पास्ट। यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका सेंटेंस जो था वो नो एरर है। क्लियर हुआ? किसी को मन में कोई भी डाउट हो तुरंत क्वेश्चन करें। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता है। तो एसएसपीपी के रूल पर यह वर्ब का आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट है, नो एरर के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही केम टू मी आई हेल्प हिम, टेलर के रूप में है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ क्या क्या आ सकता है। हम इसमें ऑप्शन आपको दे रहे हैं, पहला विल, दूसरा वुड, तीसरा आपका हैव, और चौथा आपका नन। विल दे दिया, वुड दे दिया, हैव दे दिया, नन दे दिया, क्या आएगा? अनमोल, आकाश, जिद्दी, अजय, चलिए आइए देखते हैं। ये एक बार केवल हमने इसको प्रैक्टिस में लिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको फिर से, चूंकि नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इफ के साथ में हमेशा तीन कंडीशन आती है। एक आता है आपका सिंपल प्रेजेंट, इफ प्लस सिंपल पास्ट, इफ प्लस हैड प्लस बी। तो ये जान लीजिए कि अगर एक तरफ ये कंडीशन आपको मिल रही है, तो दूसरी तरफ ध्यान में रखेंगे विल या शैल, प्लस बी का वन आएगा, वुड प्लस बी का थ्री आएगा, सॉरी बी केवल वुड आएगा, और तीसरे पार्ट में आपका आएगा वुड हैव प्लस बी का थ्री। ये तीन कंडीशन आपकी अप्लाई होती है। तो यहाँ आपको इफ ही केम मिल रहा था, केम का मतलब हुआ वी का टू, अर्थात सिंपल पास्ट, और जब इधर सिंपल पास्ट होगा तो दूसरी तरफ हमारा वुड आएगा। यह
कई बच्चों को पता भी है, जो नए बच्चे हैं वो इसे नोट भी करेंगे। जो बच्चे बिना कॉपी पेन के बैठे हैं वो ध्यान रखेंगे क्लास में बिना कॉपी और पेन के न बैठे। हुआ किसी भी प्रकार का इस क्वेश्चन में डाउट? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं आप। Karan are his brothers destroyed the building? चलिए इसका पहला एज है, दूसरा हैव है, तीसरा विल है, चौथा बोल रहा है इज। फटाफट अब आंसर करेंगे। इसमें फिलर के रूप में आपको वर्ब कंप्लीट करना है। करण और हिज ब्रदर्स डॉट डॉट डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग। हैज, हैव, हैज, 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 रिंकू हैव, ध्रुव हैज। और लोग पार्टिसिपेट करें, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, फटाफट पार्टिसिपेट करें। आप जितना टाइप करते हो आपकी जो पावर है वो बाहर निकल के आती है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। एक बार हैज, एक बार हैव भी कुछ लोग वही वही बच्चे हैव का करना शुरू कर दिए। चलिए ठीक, कभी भी क्लास में सॉरी नहीं होता, ध्यान में रखेंगे। आप सॉरी जब बोलते हैं तो आप अपने आप को फील करते हैं कि हम गलत हैं। गलत नहीं, आज हम एक नई चीज सीख रहे हैं। हो सकता है भूल रहे हैं, फिर से उसको ताजा कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए देखते हैं, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो नाउन आपके इधर और से जुड़े हों, नीदर नॉर से जुड़े हों, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, या और से जुड़े हों, तो हमेशा जो वर्ब आएगी बाद वाले नाउन के अनुसार आएगी। बाद वाले, आप लिखा सीधे लिख दीजिए बाद वाले, आफ्टर, उसके अनुसार आएगी। तो यहाँ ब्रदर्स है, और ब्रदर्स के लिए यहाँ पर जो प्लूरल नाउन है उसके लिए अब ऑक्सिलरी क्या होगी, फटाफट बताएं। हैव होगी। गुड। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो नाउन इधर आर से, नीदर नॉट से, नॉट ओनली बट आल्सो से, और या और से। तो ध्यान रखेंगे, इस पे दो कॉन्सेप्ट हमने बताया है। एक तो पहला कॉन्सेप्ट नॉट ओनली बट आल्सो का ये है कि जो भी वर्ब आएगा वो बाद वाले पेयर के अनुसार आएगा। तो यहाँ नियरेस्ट जो दिखाई पड़ेगा इसके साथ में, उसके साथ में ही हम वर्ब का यूज करेंगे। और आर के लिए ध्यान रखेंगे, यहाँ बाद वाले पर दिमाग लगाएंगे। तो ये आपका जैसा बाद वाला रहेगा वही आपका सब्जेक्ट माना जाएगा, उसी के अनुसार आपको ऑक्सिलरी लेनी होगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो है। क्लियर?
क्लियर हो गया? किसी के मन में कोई डाउट? खुशबू आपने कहा है, फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। अगर दो नाउन, नाउन कौन है एक, यहाँ पे एक आपका है करण और एक उसके भाई, जब दो नाउन आइदर और के पेयर में आवे, नाइदर नॉर के पेयर में आवे, नॉट ओनली बट आल्सो के पेयर में आवे, या आर से हो, तो जो वर्ब आएगी वो बाद वाले, अर्थात बाद वाले मतलब पहला नाउन ये है, दूसरा नाउन ये है, बाद वाले नाउन के अनुसार आएगी। तो बाद वाला आपका जो नाउन है वो ब्रदर्स है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए जो ऑप्शन है वो हैज है नहीं, विल है नहीं, इज है नहीं, हैव हो जाएगा। क्लियर? बस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A few women in India have the dual responsibility. पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, नो एरर। क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़िएगा। Few women in India have the dual responsibility, no error। कहना चाहता है सेंटेंस कि भारत में कुछ औरतों के पास दोहरे तरीके के, डुअल माने दोहरा, डुअल मीन्स दोहरा, दोहरे तरीके की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। A few women in India have the dual responsibility, no error। किस पार्ट में एरर है फटाफट बताएंगे? आई एम वेटिंग, फटाफट आंसर करेंगे। बी पार्ट में हूं, बी पार्ट के, रिंकू बी पार्ट, अंकित बी पार्ट, और लोग बताएं, और लोग बताएं। बी पार्ट हैज होगा, सिया भी बोल दी बी पार्ट, अजय बी पार्ट। चलिए आइए देखते हैं, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आप बताएं। हेडवर्ड क्या है? भाई करेक्शन का स्टार्टिंग तो सब्जेक्ट से होगी, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने आपको बता दिया कि या तो नाउन आएगा तो या तो प्रोनाउन आएगा। तो नाउन प्रोनाउन तो हमको मालूम ही है पहले से ही कि हमारे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, ही होता है, इट होता है और दे होता है। इतने ही प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन के अलावा आपको सब्जेक्ट के स्थान पे और कोई आते नहीं है, तो ये प्रोनाउन यहाँ पे नहीं है, तो रहेगा तो नाउन ही। नाउन इसमें क्या है? वुमेन, बिल्कुल। अब वुमेन के पहले एक एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव। अब हमने आपको बताया था कि अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, बिल्कुल। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। इन दोनों के बाद, इन तीनों के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल नाउन आएगा।
अब काउंटेबल में भी प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब जो होगी वो प्लूरल ही होगी। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन तीनों के साथ में यहाँ काउंटेबल नाउन आएगा, काउंटेबल में भी प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा। अब जाइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर ये सेंटेंस कितना सही है। अ फ्यू वुमन लिखा है, यहां होना क्या चाहिए था, वुमेन। यहां आपका क्या होना चाहिए था, वुमेन, बिल्कुल जितनी। अब आपको सेंटेंस करेक्शन मिला, ए पार्ट में गलती थी, जितने लोग भी बी पार्ट कर रहे थे वो सारे के सारे गलत थे। ए पार्ट जिसने बताया वो शानदार उत्तर उनका था, आउटस्टैंडिंग। किसी प्रकार का कोई डाउट हो मन में पूछे फटाफट, हम तो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। चलिए, तुक्का के माध्यम से एक नई चीज सीख मिली। चलिए, इसने बताया था, किसने ये बताया था, वो बात नहीं है, जानकारी नई तरीके से हो रही है, ये हम लोगों को सबसे बड़ी बात है। क्या हो रहा था, क्या अब होने वाला है, वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बताना बेटा ये था कि किस पार्ट में एरर है। चलिए शाबाश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वर्ब को लेकर। फिर से स्लो एंड स्टडी द रेस। ऑप्शन यहाँ पे आपको देना है, लिखा है जो वो लिखा है ऑन विनिंग एज ऑन या हैव ऑन। होगा, विनिंग होगा, हैज ऑन होगा, या हैव ऑन होगा। बी, बी, डी, 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 बी, डी में बड़ा संघर्ष चल रहा है। बी और डी के बहुत लोग जा रहे हैं। सी, खुशबू का भी आंसर सी पे आ गया। अंतेश का सी, प्रिंस का सी आ गया। कुछ लोग तो बहुत लेट जोड़ रहे हैं। सी, लगभग क्लास खत्म होने को आई। चलिए जानते हैं क्या होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि दो नाउन एंड से जुड़े हो और वो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो पेयर के कहलाते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ। उसमें आपका आएगा स्लो एंड स्टडी आता है, ब्रेड एंड बटर आता है, और आपका आता है हॉर्स एंड कॉर्ट आता है, आपका आता है टाइम एंड टाइड आता है, ब्लैक एंड व्हाइट आता है। कुछ नाउन पेयर के आते हैं। ये पेयर के जितने भी नाउन होते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं।
ये बात एकदम 100% क्लियर। तो यहाँ वर्ब कैसी आएगी उसकी भी बात आप क्लियर होनी चाहिए। यहाँ वर्ब भी आएगा जो वो सिंगुलर आएगा। चलिए क्लियर होगी इतनी बात। अब आइए ऑप्शन पे चलते हैं। विनिंग आपका सिंगुलर वर्ब है, आपको यहाँ ध्यान में रखना है कोई ऑक्सिलरी भी साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है तो विनिंग तो काट दीजिए। हैज ओन और हैव ओन पे चलते हैं। तो स्लो एंड स्टडी हमारा सिंगुलर है, हैव ओन तो तुरंत कट गया, बचा क्या ओन और हैज ओन। तो हमने आपको बताया था कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीजें होती है वो हमेशा प्रेजेंट में क्लियर होती है। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। यूनिवर्सल ट्रुथ जितने होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ समय और लहर किसी का इंतजार नहीं करती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जितनी भी यूनिवर्सल ट्रुथ की चीजें होती हैं, सार्वभौमिक सत्य की चीजें होती हैं, वो उनका पूरा हमेशा टाइमिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये क्लियर कर लीजिए कि यहाँ स्लो एंड स्टडी जो है वो उसके साथ में हमारा आएगा ओन, हैज ओन नहीं आएगा। क्लियर? या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? क्लास आपको कैसी लगी फटाफट बताएं। एक क्वेश्चन अभी और बेहतरीन रह गया था, लेकिन टाइम भी है और बहुत सारे सब्जेक्ट भी लगे हैं, सभी को समय देना है। क्लास कैसी लग रही है? नोट्स पर डे बना लिया करिए। जितने भी डाउट क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ साथ में नोट किया करिए। आपको पर डे कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट केवल आप वीकली रिवीजन में लेंगे। आप देख रहे हैं कि जितनी भी हमने प्रैक्टिस अभी तक कराई है, जो पिछले 3 महीने में हमसे जुड़े हुए हैं, वो यह बात तो 100% आप कह सकते हैं कि मैंने ग्रामर जो सीखा है अंग्रेजी का वो बड़े ही बेसिक तरीके से सीखा है और बड़े जड़ से सीखा है और मैं इसमें कामयाब हुआ हूं, ये 100% मैं कह सकता हूं। बहुत लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रही थी अंग्रेजी, लेकिन उनको अब धीरे धीरे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा ऊंचा उठ रहा है, क्योंकि उनको बेस मालूम हो रहा है, प्लेस वैल्यू मालूम हो रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये समय दिया है, इससे आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। नेक्स्ट समय में आगे सीखते रहेंगे। सभी को गुड नाइट। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठंडी से बचे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।